गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जो कि कई विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, नेट, केवीएस। तो जो विभिन्न प्रकार के टीचर्स एग्ज़ाम होते हैं उनसे जुड़े जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य में, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ कंप्लीट किया था, और उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण किए थे विभिन्न इतिहासकारों ने, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पीजीटी हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो निम्न में से जो है किसने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक एक रचना लिखा था, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपका केवीएस पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को जो है प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया था आदिकाल को। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिश्र बंधुओं ने जो है मिश्र बंधु विनोद लिखा था, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम 3 भाग जो है वो 1913 में प्रकाशित हुई थी, और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुई थी। और मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो ये इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। निम्न में से कौन शिलांकृत कृति मानी जाती है? तो इनमें से कौन सा वो ग्रंथ है जो कि एक शिलांकृत कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, राउल बेल जो है ये एक शिलांकृत कृति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शलिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शलिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, देखिएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये शलिभद्र सूरी की एक प्रसिद्ध रचना है। केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि अमीर खुसरो जो है ये किस नाम से जाने जाते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तोताए हिंद। ठीक है, रखिए, तोताए हिंद नाम से अमीर खुसरो जाने जाते थे। और इनका जो वास्तविक नाम था वो है अबुल हसन। ठीक है, रखिएगा, इनको जो है अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है। और पहलियों और मुकरियों की शुरुआत जो है वो अमीर खुसरो ने की थी, और सितार का जो आविष्कार है वो भी अमीर खुसरो ने किया था। तो इस प्रकार से जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं अमीर खुसरो से जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल को जो है बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको वीर गाथा काल नाम दिया था। इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था डी ट्रिपल एस बी पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि देसिल बना सब्जन मिठा, ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देसिल बना सब्जन मिठा, ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। ठीक है, रखिएगा, विद्यापति ने प्रसिद्ध पंक्ति लिखी है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। तो उपदेश रसायन के रचयिता कौन माने गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनदत्त सूरी। याद रखिएगा, जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा था। निम्न में से किस कवि को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो निम्न में से जो है किसको जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, स्वयंभू। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पीजीटी टीचर्स हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि किस कवि को जो है अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि को जो है अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 8। याद रखिएगा, विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से वो कौन सी रचना जो है व्याकरण ग्रंथ मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। याद रखिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरुतुंग। याद रखिएगा, मेरुतुंग को जो है प्रबंध चिंतामणि का रचयिता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अणुभाष्य। याद रखिएगा, अणुभाष्य जो है ये वल्लभाचार्य ने लिखा था। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस पीजीटी में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विज्ञान गीता हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो विज्ञान गीता की रचना किसने की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। याद रखिएगा, केशव दास जो है इनको विज्ञान गीता इन्होंने लिखा था। ये आपका प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेट कौतुकम किसकी रचना मानी गई है। खेट कौतुकम, ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। तो खेट कौतुकम जो है किसकी रचना मानी गई है। तो खेट कौतुकम के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, रहीम। याद रखिएगा, रहीम जो है इन्होंने लिखा है खेट कौतुकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में। गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है। तो गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है। किस प्रकार का रचना लिखा था गोकुलनाथ ने। ये भी कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 84 वैष्णव की वार्ता। एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गोकुलनाथ की। तो इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। याद रखिएगा, गोकुलनाथ ने लिखा है 84 वैष्णव की वार्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। यह आपका प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। तो रुद्र संप्रदाय की रचना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी। याद रखिएगा, विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार हमने सुना होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन माने गए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संत रैदास। याद रखिएगा, रैदास ने लिखा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
केशव कही न जाई का कहिए, ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ये आपका केवीएस में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, और भी जो बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें भी पूछा गया है कि केशव कही ना जाई का कहिए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। ठीक याद किया, तुलसीदास ने लिखा ये। केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अंगद पेज की रचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंगद पेज की रचना किसने की है? ये भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरदास। ठीक याद रखिए, ईश्वरदास ने लिखा है अंगद पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो रामानुजाचार्य ने जो है किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक याद रखिएगा, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। यह आपका जो है केवीएस में प्रश्न पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपका केवीएस में पूछा गया है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीत हरिवंश। ठीक याद रखिएगा, हीत हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि कबीर किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? तो कबीर किस शासक के समकालीन माने जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। ठीक याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो थे ये समकालीन थे कबीर के ज़माने में। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवीएस पीजीटी टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया था कि प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार प्रश्न पूछा गया, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, ये पंक्ति किस रचयिता की मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोधा। ठीक याद रखिएगा, ये बोधा ने लिखा है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपका पीजीटी में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ के में किसका विवेचन मिलता है? तो जो शिवराज भूषण है, जिसके कवि हैं कवि भूषण, तो इस ग्रंथ में जो है किसका विवेचन मिलता है या किस? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। ठीक याद रखिएगा, शिवराज भूषण में जो है अलंकार का विवेचन मिलता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपका केवीएस पीजीटी में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। DSSB पीजीटी टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार एक युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाव विलास जो है ये केशव दास ने नहीं लिखा। ठीक याद रखिएगा, भाव विलास केशव दास ने लिखा है। बाकी आपका काव्य निर्णय ये बिल्कुल सही है, रस रहस्य ये बिल्कुल सही है, कुलपति मिश्र ने लिखा है। काव्य निर्णय जो है भिखारी दास ने लिखा है। रस विलास जो है ये चिंतामणि ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। परंतु भाव विलास जो है ये केशव दास ने लिखा है, ये देव कवि ने लिखा है। ठीक याद रखिएगा, भाव विलास जो है ये देव ने लिखा है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाव विलास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा देव। ठीक याद रखिएगा, देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, NVS पीजीटी टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रबोध 50 जो है ग्रंथ, इसके रचयिता कौन माने गए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। ठीक याद रखिएगा, पद्माकर ने ये कहा है, प्रबोध 50 नामक ग्रंथ लिखा है। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था NVS में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ऋतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? यह आपका प्रश्न पूछा गया है DSSB में पीजीटी टीचर हिंदी में। तो ऋतिकाल को जो है अलंकृत काल नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु। याद रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया था ऋतिकाल को। और श्रृंगार काल जो ये नामकरण किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कला काल नामकरण किया था रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। याद रखिएगा,
अलंकृत काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने, श्रृंगार काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया था कला काल। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं रीतिकाल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्न में से जो है किसने सतसई की रचना नहीं की है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। ठीक याद रखिएगा, सेनापति ने जो है सतसई की रचना नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्नी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो धन्य भारत भूमि सब रत्नी की उपजावनी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये लिखा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने प्रसिद्ध पंक्ति लिखी है। प्रेमघन का इनका उपनाम है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेमघन उपनाम से कौन से कवि या लेखक जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रश्न है, कई बार कई परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू पार की यात्रा। याद रखिएगा, सरयू पार की यात्रा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रावृत्त संबंधी रचना मानी जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदीय समाज का विकास या तदीय समाज से किसका संबंध माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तदीय समाज से किसका संबंध माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज के संबंध में जाना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम वृक्ष वेनीपुरी की कौन सी कृति जो है यात्रावृत्त मानी जाती है। तो राम वृक्ष वेनीपुरी की कौन सी रचना जो है यात्रावृत्त मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर। याद रखिएगा, पैरों में पंख बांधकर जो है ये राम वृक्ष वेनीपुरी की प्रसिद्ध यात्रावृत्त रचना या कृति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवीएस पीजीटी टीचर में ये प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसवंती सिया राम शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। तो ये गलत है। बाकी कविता कौमुदी ये बिल्कुल सही है, राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। हिम क्रिकेटिनी ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। और हल्दी घाटी जो है ये लिखा है श्याम नारायण पांडेय ने। तो ये ए, बी और सी ये तीनों बिल्कुल सही है, परंतु रसवंती जो है ये सिया राम शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार खोकर बैठना ये महा दुष्कर्ष है, ये पंक्ति किस रचयिता की है। अधिकार खोकर बैठना जो है ये महा दुष्कर्ष है, ये प्रसिद्ध पंक्ति किसने लिखी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त ने ये पंक्ति लिखी है। इनको जो है हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि कहा जाता है और दद्दा भी इनको कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। तो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि दद्दा उपनाम से कौन से कवि या लेखक जाने जाते हैं। तो उसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ये प्रश्न आपका पूछा गया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में कि भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1912 में। याद रखिएगा, 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र लिखा है। तो इसको अभी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साकेत महाकाव्य का जो है सर्वाधिक मार्मिक सर्ग
कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवम। ठीक याद रखिएगा, जो नौवां सर्ग है वो साकेत महाकाव्य का सबसे सर्वाधिक मार्मिक सर्ग माना जाता है। तो कई बार जो ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आपका NVS PGT में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है और DSSB में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक याद रखिएगा, इंदु पत्रिका से वो संबंधित नहीं थे निराला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। NVS PGT टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया था कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो श्रद्धा नामक एक पात्र है कामायनी महाकाव्य में, ये किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। याद रखिएगा, हृदय से जाना जाता है श्रद्धा को। तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कामायनी महाकाव्य में 3 पात्र हैं, ईड़ा, मनु और श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है ये हृदय का प्रतीक है, मनु जो है ये मन का प्रतीक है और ईड़ा जो है ये बुद्धि का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSSB PGT टीचर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक। याद रखिएगा, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये पंक्ति किसने कहा है? अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये जो पंक्ति है एक पात्र ने कहा है, एक नाटक के पात्र ने कहा है। तो किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नेलिया ने। याद रखिएगा, कॉर्नेलिया ने जो है ये प्रसिद्ध पंक्ति कही है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था PGT टीचर एग्जामिनेशंस में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने या किस इतिहासकार ने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद को किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नगेंद्र। ठीक याद रखिएगा, नगेंद्र ने कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका पूछा गया था PGT टीचर में, टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया था, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? साय में धूप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्यंत कुमार। याद रखिएगा, दुष्यंत कुमार ने लिखा है साय में धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSSB PGT टीचर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि साखी, साखी किस कवि का काव्य संग्रह माना गया है? साखी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयदेव नारायण शाही। याद रखिएगा, विजयदेव नारायण शाही ने लिखा है साखी काव्य संग्रह। इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम विषयापी जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हम विस्पाई जन्म की इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। याद रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है हम विस्पाई जन्म की। नवीन जो है इनका उपनाम है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि नवीन उपनाम से कौन से कवि या लेखक जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण शर्मा। याद रखिएगा, बालकृष्ण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना जो है रचनाकार का नाम सही नहीं है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS PGT में। तो इसका सही उत्तर है वो है सीढ़ियों पर धूप में। ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह ने नहीं लिखा है। याद रखिएगा, सीढ़ियों पर धूप में जो है ये शमशेर बहादुर सिंह ने नहीं लिखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी आपका फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। उस जनपद का कवि हूँ, ये भी बिल्कुल सही है, त्रिलोचन मिश्र शास्त्री ने लिखा है। और संसद से सड़क तक, ये जो है धूमिल ने लिखा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। परंतु सीढ़ियों पर धूप में ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह ने नहीं लिखा है। तो सीढ़ियों पर धूप में इसके सही जो लेखक हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय ने लिखा है सीढ़ियों पर धूप में, ना कि शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो सूरदास जो है ये किस उपन्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, रंगभूमि जो है इसका एक बहुत ही चर्चित पात्र है सूरदास, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति मानी गई है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, आपके केवीएस में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। याद रखिएगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजो दीदी किस विधा की रचना मानी है? तो अंजो दीदी जो है ये किस विधा की रचना मानी जाती है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी टीचर में पूछा गया है ये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, बी, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं मानी जाती? उदय प्रकाश ने कौन सी कहानी नहीं लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीली आंधी। याद रखिएगा, पीली आंधी जो है ये उदय प्रकाश ने नहीं लिखी है। बाकी आपका तिरछी, पाल, गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा, ये तीन जो है प्रमुख उदय प्रकाश ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसमें से वो कौन सी कहानी है जो कि फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है? चलिए इसको बाद में करेंगे। चलिए 53 करते हैं। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा माना गया है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमस। याद रखिएगा, तमस जो है ये सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है और इसके लेखक का नाम है भीष्म साहनी। याद रखिएगा, तमस के लेखक का नाम है भीष्म साहनी, जो कि सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही है? तो कौन सा जो है सही है? कौन सा सही नहीं है इनमें से? तो निम्न में से कौन सा जो है उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुझे सूरज चाहिए। ये सुरेंद्र वर्मा ने नहीं लिखा है, तो ये गलत है। बाकी जितने प्रश्न हैं बिल्कुल सही है। महाभोज जो है इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी, आवा के लेखक हैं चित्रा मुदगल और तत्सम के लेखक हैं राजीव सेठ। तो कई बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि तत्सम जो है इसके लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है राजीव सेठ। तो इस प्रकार से जो है आप सभी ऑप्शंस को आप नोट कर लीजिए, जो सही ऑप्शंस हैं ए, बी और सी, इसके आंसर्स आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला गिरमिटिया जो है ये किस पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी पर आधारित है पहला गिरमिटिया। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पहला गिरमिटिया जो है ये किस साहित्य विधा या किस साहित्य रूप के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। याद रखिएगा, उपन्यास के अंतर्गत आती है पहला गिरमिटिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम, तो इसके लेखक हैं ममता कालियार। याद रखिएगा, ममता कालियार ने लिखा है दुखम सुखम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? यह आपका प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में। तो पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रलेखा। याद रखिएगा, चित्रलेखा में जो है पाप और पुण्य के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। तो इसके लेखक का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा ने लिखा है चित्रलेखा। और ये जो है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न के ऊपर आधारित उपन्यास माना गया है चित्रलेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है वो पथबंधु था। ये आपका प्रश्न पूछा गया था केवीएस पीजीटी में।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता। याद रखिएगा, ये वो पतबंधु था जो है, इसके लेखक हैं नरेश मेहता। इसका प्रश्न जो है पूछा गया था आपके केवीएस में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? चलिए इसको बाद में करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? ये कई बार प्रश्न। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बकरी। याद रखिए, बकरी जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये आपका प्रश्न पूछा गया था केवीएस में, केवीएस पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? तो भक्ति आंदोलन जो है ये भारतीय चिंताधारा का सर्वाधिक स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन जो है ये भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा के अंतर्गत आती है, या किस विधा की रचना मानी गई है? दूसरी परंपरा की खोज, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचना। याद रखिएगा, ये आलोचना के अंतर्गत आती है दूसरी परंपरा की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति मानी गई है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र वर्मा। याद रखिएगा, सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किस आलोचक ने या किस कवि ने, लेखक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। ये आपका प्रश्न पूछा गया था केवीएस में, पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और रंगमंच में जो है इसको दिखाया भी गया है। तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, आधे अधूरे। याद रखिएगा, आधे अधूरे जो है ये मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। इसके लेखक का नाम है मोहन राकेश। याद रखिएगा, मोहन राकेश ने प्रसिद्ध नाटक लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, केवीएस में पूछे गए हैं, नेट में पूछे गए हैं। तो देश विभाजन की त्रासदी जो है किस उपन्यास में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झूठा सच। याद रखिएगा, झूठा सच में ये वर्णित है, देश विभाजन की त्रासदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो निम्न में से जो है कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं? यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से जो है कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोहर श्याम जोशी। याद रखिएगा, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन दलित आत्मकथा नहीं है? तो निम्न में से जो है कौन सी दलित आत्मकथा नहीं मानी जाती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी असफलताएं। याद रखिएगा, मेरी असफलताएं जो हैं ये दलित आत्मकथा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सी रेखाचित्र विधा की रचना नहीं मानी जाती?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कठगुलाब। तो कठगुलाब जो है ये रेखाचित्र विधा के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार, तो ये लिखा गया है रिपोर्टाज के विधा के अंतर्गत। याद रखिएगा, अल्मोड़े का बाजार जो है ये रिपोर्टाज के तर्ज पर लिखा गया है। अर्धकथानक किस विधा की रचना मानी गई है? अर्धकथानक, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, केवीएस पीजीटी में पूछा गया है ये प्रश्न। तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। ठीक है, रखिएगा, आत्मकथा के अंतर्गत आती है अर्धकथानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। तो निम्न में से जो है किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दस्तावेज जो है इससे जुड़े हुए नहीं है रामचंद्र तिवारी। ठीक है, रखिएगा, रामचंद्र तिवारी जो है ये दस्तावेज से जुड़े हुए नहीं है, परंतु नया ज्ञानोदय ये रविंद्र कालिया से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। ज्ञान रंजन संबंधित है पहल से, और अखिलेश संबंधित है तद्भव से। तो ये ए, बी और सी जो है बिल्कुल सही है, परंतु डी जो है यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना मानी गई है? लक्ष्मीपुरा, तो ये मानी गई है रिपोर्टाज। ठीक है, रखिएगा, रिपोर्टाज मानी गई है, और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मीपुरा जो है ये प्रथम रिपोर्टाज है, और इसके लेखक का नाम है शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, रखिएगा, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है शिवदान सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो वागर्थ पत्रिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी कोलकाता से। ठीक है, रखिएगा, कलकत्ता से ये प्रकाशित होती थी वागर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र। ठीक है, रखिएगा, जैनेन्द्र ने लिखा है अकाल पुरुष गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में द्वंद्व समास कौन सा है? तो इनमें से वो कौन सा जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाप पुण्य। ठीक है, रखिएगा, पाप पुण्य जो है ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आती है, और ये जो है आपके केवीएस पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है द्वंद्व समास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? तो इनमें से कौन सा जो है एक वार्णिक छंद माना गया? ये प्रश्न पूछा गया था आपका एनवीएस पीजीटी में। तो सही उत्तर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी, सवैया। याद रखिएगा, सवैया जो है ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ये प्रश्न पूछा गया था आपका एनवीएस पीजीटी में। तो परमानंद शब्द में कौन सा समास आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधार्य। ठीक है, रखिएगा, कर्मधार्य के अंतर्गत आती है परमानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभस्त रस का स्थायी भाव क्या है? ये आपके भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था DSSB पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था कि विभस्त रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुजुप्सा। ठीक है, रखिएगा, जुजुप्सा के अंतर्गत आती है विभस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थालंकार? ये प्रश्न पूछा गया था आपका पीजीटी में। तो निम्न में से कौन जो अर्थालंकार है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक। ठीक है, रखिएगा, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछे गए हैं, DSSS में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्साह। ठीक है, रखिएगा, उत्साह जो है ये वीर रस के स्थायी भाव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था? चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांत रस। ठीक है, रखिएगा, इसमें शांत रस का उल्लेख है। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, खास करके यही पूछा जाता है। तो आप प्रथम जो वाक्य है इसको आप नोट कर लीजिए, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। इसमें जो है शांत रस का प्रयोग किया गया। ठीक है, रखिएगा, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, तो इसमें जो है द्विगु। ठीक है, रखिएगा, द्विगु समास का उल्लेख है पंचवटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पग चले सुते बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बिनु पग चले सुते बिनु काना, इसमें जो है
विभावना अलंकार का प्रयोग है, याद किया। इसमें दिया नहीं गया है, ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, परंतु इसमें जो है बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें जो है विभावना अलंकार का उल्लेख है, याद रखिएगा विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? अर्धस्वर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, य। याद रखिएगा य जो है ये अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो बिहारी हिंदी को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं मगही, याद रखिएगा मगही जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS PGT में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी, याद रखिएगा कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपका हिंदी साहित्य हिंदी भाषा से जुड़ा प्रश्न है और साथ ही साथ देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान जो है उससे जुड़ा भी प्रश्न है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर खरे, याद रखिएगा बाल गंगाधर खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है KVS PGT में। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343, याद रखिएगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संविधान हिंदी को जो है संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी मानी गई है? तो भाषा की जो है सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि, याद रखिएगा ध्वनि जो है ये भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं ये व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा, याद रखिएगा महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं ये दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ग से संबंधित है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। KVS PGT में प्रश्न पूछा गया है कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा क्षेत्र है जिसका संबंध जो है वो ब्रजभाषा से नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सरगुजा, याद रखिएगा सरगुजा जो है ये ब्रजभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अगर पूछा गया था DSSB PGT टीचर में, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो किस में जो है आ उपसर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा डी जो है आदरणीय, इसमें जो है आ उपसर्ग नहीं है। बाकी आपका आजन्म इसमें आ उपसर्ग है, आगमन इसमें आ उपसर्ग है और आकर्षक इसमें जो है आ उपसर्ग है। देखिए अगर हम आ जन्म से आ को हटा देते हैं तो जन्म नामक एक शब्द समझ में आता है। अगर हम आगमन से आ हटा देते हैं तो गमन शब्द समझ में आता है। अगर हम जो है आकर्षक से जो है आ शब्द हटा देते हैं तो कर्षक शब्द हमें समझ में आता है। परंतु अगर आदरणीयता से जो है हम आ हटा देते हैं तो दरणीया ये कोई शब्द नहीं है या किसी शब्द की उत्पत्ति नहीं करती है, कोई अर्थ नहीं है। दरणीया ये कोई शब्द हमें नहीं समझ में आता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ जो है जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन संधि, याद रखिएगा व्यंजन संधि का उल्लेख है जगन्नाथ में। ये प्रश्न आपका पूछा गया था NVS PGT में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग का संधि क्या होगा? तो उद्योग का संधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस योग, याद रखिएगा उत प्लस योग जो है ये उद्योग का संधि है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था NVS PGT में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है?
तो किसमें जो है प्रत्यय रहित शब्द माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गुण। याद रखिएगा, दुर्गुण जो है ये प्रत्यय रहित शब्द मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थवा व्याकरण की दृष्टि है, अर्थवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। याद रखिएगा, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न पूछा गया था आपका DSSB PGT में। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति प्लस एक। याद रखिएगा, प्रति प्लस एक। हम जब भी संधि विच्छेद करते हैं तो जो दो शब्द होते हैं उसके अर्थ निकलने चाहिए। देखिए याद रखिएगा, प्रति एक अर्थ निकलता है और शब्द एक जो है इसमें भी एक शब्द निकलता है, यानी कि शब्द का अर्थ निकलता है। तो जब भी हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे प्रति का एक अर्थ है, एक का एक अर्थ है, तो उस प्रकार से जो है हमें पता लग जाता है कि सही संधि विच्छेद जो है कौन सा है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था NVS PGT में। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक यानी कि तद्भव शब्द क्या है घोटक का? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। याद रखिएगा, तद्भव शब्द में जो है घोटक को घोड़ा कहा जाता है और घोटक जो है ये एक तत्सम शब्द है। याद रखिएगा, तत्सम शब्द है घोटक और तद्भव शब्द है घोड़ा। तो इस प्रकार से जो है तद्भव और तत्सम से जुड़े प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो NVS PGT DSSB में पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस किए। और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है जो कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें पूछे गए हैं, तो वो भी सॉल्व करना बाकी है। तो आज के इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।